जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 9 सितंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पेड बैचेस को जो है वो ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर जो है वो तैयारी करवाई जाती है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओई, आरओबी, ईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल हैं। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। आप गाइज अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए, और जो भी टॉपिक्स मैं आपको कवर अप करवाऊंगा वो आपको जो है वो नोट डाउन करते चलना है और ध्यान से सुनना है मेरे हर एक टॉपिक को जो मैं आपको एक्सप्लेन जो है वो कर रहा हूं। तो आपको फोकस रखना है स्क्रीन के ऊपर और मेरे द्वारा बताए गए एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो स्क्रीन पर मौजूद जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग एक एक करके जो है वो कवर अप करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक्स, मैं एक बार आप लोग के कमेंट जो है वो देख लेता हूं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने डाउट लिखा, सर प्लीज मेरा डाउट बताएं कि अगर मेंस में आंसर लिखें तो उसे करंट अफेयर्स या हिस्ट्री से कनेक्ट करके लिखें। अच्छा, ओके। देखो यार, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये जो प्रिपरेशन है आपकी सिविल सर्विसेज की, यहाँ पर ये लोग गलती सबसे बड़ी जो करते हैं स्टूडेंट्स, वो गलती ये होती है कि आप, बताओ क्या टारगेट करते हो, आप सब्जेक्ट वाइज चीजों को पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह देख रहे हो, पॉलिटी को पॉलिटी की तरह देख रहे हो। भाई, दिस इज सिविल सर्विसेज। आपका एक आंसर के अंदर हर एक चीज कनेक्टेड होनी चाहिए। आपका करंट अफेयर से लेटेस्ट फैक्ट कनेक्टेड होने चाहिए आपके। अगर फॉर एग्जाम्पल टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो उसको आप एनवायरमेंट से कनेक्ट करो, उसको आप पॉलिटी से कनेक्ट करो, लॉ से कनेक्ट करो, है ना, कि भाई एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना आज की डेट में जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल पर ले जाओ उसको आप। आपके आंसर में इंटरनेशनल फील भी आना चाहिए, आप मेंशन करो। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पेरिस एग्रीमेंट डील के कुछ फैक्ट्स लिख लिए आपने, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कुछ चीज लिख ली। तो अभी जो आपने पूछा कि जो टॉपिक्स होते हैं उनको कैसे रिलेट, आप आंसर्स लिखना शुरू करो। आप क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आप जीएस पेपर, लोग जो तैयारी भी जो करते हैं ना वो पेपर वाइज करते हैं, वो भी गलत है। जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ऐसी तैयारी नहीं होती। जीएस पेपर 1 के अंदर के कुछ चीजें होंगी जो रिलेट करेंगी जीएस पेपर 2 के साथ, पेपर 3 के साथ, इवन एथिक्स पेपर 4 के साथ। तो आपको इंटर रिलेशन सीखना है, यानी कि आपका एक आंसर के अंदर हर एक अप्रोच होनी चाहिए। मल्टीपल अप्रोचेस के साथ आपके आंसर्स जो है वो लिखना चाहिए आपको। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे और उसकी एनालिसिस करवाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपके पास एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो आपको गाइड करते रहे, आप कहां गलती कर रहे हो उसको फाइंड आउट करके आपको सोल्यूशन दे। और उसके लिए मैंने आपको बोला है कि कोर्सेज ज्वाइन करो। यहां पर मेंटर्स भी आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, डाउट सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स आपको आपकी ठीक करने के लिए। आई थिंक प्रणव, आपको इसका आंसर मिल गया होगा। आई एम सॉरी, हाँ आपने पहले भी लिखा था, ये वाली चीज मैं बताना भूल गया था। आई एम रियली वेरी सॉरी एंड थैंक यू। आप ऐसे ही कई बार मैं भूल जाऊँ ना बताना, तो आप मेंशन जो है वो कर दिया करो फिर से, डोंट वरी, आपको बताया जाएगा। अंजनी ने लिखा था कि वो जो अभी मैं शॉर्ट्स डालता हूँ उसके बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो जाएगा क्या? आज से शॉर्ट्स में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिलेगा आपको। बॉबी ने लिखा है कि मैंने प्री मेंस का कंप्लीट बैच ज्वाइन कर लिया। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। प्री के लिए तो एक मंथली पीडीएफ आ जाती है और वीडियो देते हैं जिसमें 500 एमसीक्यूज होते हैं, बट मेंस की पीडीएफ होती है वो लेंदी हो जाती है। इसलिए आप मेंस के करंट अफेयर्स, ये जो करंट अफेयर्स में कवर करा रहा हूँ ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के हैं, और जो चीज मैं कवर कराऊंगा उसी से आपको जो है वो चीजें पूछी जाएंगी। तो वैसे तो मैं नोट्स बनवा तो देता हूँ आपकी कि भाई ये चीजें नोट डाउन करो। देखो, मेंस की चीजें नोट्स करोगे तो एक नई किताब बन जाएगी भाई। आप मेंस के आंसर की प्रैक्टिस करो। आप जो नोट्स बनाओ वो आप बहुत शॉर्ट बनाओ। आपने एक किताब पढ़ी, फॉर एग्जांपल 100 पेज की किताब है, तो आपके उस 100 पेज में से सिर्फ 20 पेजेस के उसके इंपॉर्टेंट नोट्स बनने चाहिए। और एक चीज, एक रूल होता है, 80% चीज फालतू होती है और 20% चीज काम की होती है। वो रूल अप्लाई करो अपनी हर एक चीज में पढ़ाई करते समय। जैसे आपने देखा होगा, मैं कई बार आपको ये टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसमें कई बार आप देखते होगे कि 80% चीज फालतू होती है, जिनको ज्यादा नोट डाउन नहीं करना रहता, सिर्फ सुनना रहता है, समझना रहता है। तो आप मेंस के आंसर की प्रैक्टिस करो रेदर देन मेंस के नोट्स बनाने की जगह। उससे आपके सेंटेंस बनने की प्रैक्टिस जो है वो होना शुरू होगी। आंसर बेटर लिखने के लिए, बेटर शब्द यूज करने के लिए एक प्रैक्टिस आपकी बनेगी। तो आंसर राइटिंग शुरू करो आप। भले ही कुछ भी लिखो बट एटलीस्ट लिखना तो चालू करो। लोग यही गलती करते हैं, लिखते ही नहीं है, सोचते हैं कि अरे पहले हम पूरा पढ़ लें
फिर लिखते रहेंगे तो भाई पूरा तो पढ़ ही नहीं पाओगे। एक चीज पढ़ोगे पीछे से दूसरी चीज जाती जाएगी, गायब होती जाएगी, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करना है तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेली एक आंसर लिखो। जब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ रोज रेगुलर बेसिस पर इस करंट अफेयर्स में, थैंक्स टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम, तो जब वो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप उस पर मेहनत करो ना यार। ठीक है, बाकी सभी लोग आंसर्स जो है वो दिया करो, रेगुलरिटी मेंटेन रखो। सभी स्टूडेंट जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोग के सबके आंसर्स देखता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के देखता नहीं हूं, मैं सबके देखता हूं। चलिए भाई, हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे आज के बड़े पहले टॉपिक से। किस किस ने चंद्रमा देखा था ग्रहण के समय पर? वैसे एस्ट्रोलॉजिकली देखना सही नहीं माना गया है, फिर भी देख लिया तो ठीक है भाई। मुझे मेरे पंडित जी का फोन आया था, उन्होंने मना किया था कि भाई बाहर मत निकलना, तुम्हारे ऊपर भारी पड़ सकता है। सबके ग्रह के हिसाब से अलग अलग चीजें होती है ना। अब आप बोलोगे यार सर आप भी ये सब चीजों में विश्वास करते हो? जी बिल्कुल करता हूं, और करना चाहिए, बिकॉज ये चीज कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है भाई। राजा महाराजा करते थे तो मैं तो राजा हूं ना, तो करूंगा ना। आइए बात करते हैं हम लोग। तो हम बात करेंगे एक रेयर सेलेस्टियल इवेंट के बारे में जो अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, स्पेक्टेक्युलर ब्लड मून। 7 सितंबर 2025 को देखने को मिला। इसमें लिखा हुआ होने वाला है, बट देखने को मिला है, विल नहीं, हो चुका है, ये पुरानी न्यूज है इसलिए विल दे रहे हैं ये लोग। तो जीएस पेपर 3 ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब इस दिन हुआ क्या था गाइस, सितंबर 7 को कॉर्न मून, पहले तो ये लिख लो सितंबर कॉर्न मून, ये एक टोटल लूनार एक्लिप्स था। क्या था? टोटल लूनार एक्लिप्स, कॉर्न मून, पूर्ण चंद्र ग्रहण, टोटल लूनार एक्लिप्स, पूर्ण चंद्र ग्रहण। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में विजिबल हुआ। इंडिया में भी उन रीजन्स में जहां ये पूरी तरह से विजिबल है। मेरे घर के सामने तो अच्छा विजिबल था ये। मुझे एक नेबर ने कॉल किया था कि बाहर आके निकलो, तो मैंने कहा नहीं भाई पूजा चल रही है, अभी नहीं निकल पाएंगे। मतलब हमारे लिए साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और पब्लिक एंगेजमेंट का एक बड़ा अवसर था ये इस दिन। ठीक है, तो लूनर एक्लिप्स क्या होते हैं, सोलर एक्लिप्स क्या होते हैं, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लिख लो आज का एक क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। 3-3 पॉइंट्स कमेंट बॉक्स पे भी डाल देना। काश यूट्यूब में होता कि फोटो खींच के भी आप कमेंट्स डाल सकते, तो मैं आपसे पेपर में लिखवा लेता और फिर फोटो खींच के डलवा लेता। ब्लड मून, बट उससे पहले हम जो है वो बात करें, अच्छा ये लूनर एक्लिप्स तो आप जानते हो ना, चंद्र ग्रहण के बारे में कैसे होता है, सोलर एक्लिप्स कैसे होता है, ये तो बहुत बेसिक ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो मून लाल क्यों होता है, दैट इज अ क्वेश्चन। ब्लड मून क्यों बोल रहे हैं, मून लाल क्यों हो रहा है? तो नॉर्मली फुल मून जो है वो व्हाइट होता है, लेकिन पता है जब धरती, सूर्य और चंद्रमा, जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, इमेजिन करो धरती जो है वो चांद के बीच में आ गई और सूरज के बीच में आ गई, तब क्या होगा? तो सनलाइट डायरेक्टली जो है वो मून तक नहीं पहुंचती। धरती का एटमॉस्फेयर सनलाइट को जो है वो ब्लेंड करता है। स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा आपने, लाइट का स्पेक्ट्रम है ना। तो धरती का एटमॉस्फेयर जो है वो सनलाइट को बेंड कर देगा, ब्लू लाइट फिल्टर हो जाती है और रेड लाइट रिफ्रैक्ट होके मून पर पड़ती है। रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, ये बहुत बेसिक फैक्ट है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर मून पर पड़ती है और इसी वजह से मून कॉपर रेड या रेडिश ब्राउन दिखाई देता है, और इस प्रोसेस को रेलिग स्कैटरिंग हम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेलिग स्कैटरिंग। तो लिखो रेलिग स्कैटरिंग। कभी कभी ये चीज डायरेक्टली क्वेश्चन पूछी जा सकती है, रेलिग स्कैटरिंग। पहला पॉइंट, ये प्रोसेस होता है जिसमें डे टाइम पर जैसे स्काई जो है वो ब्लू जो है वो दिखाई देता है, वैसे ही रेले स्कैटरिंग पर मून जो है वो रेड दिखाई देता है। जैसे डे पे हम लोग को स्काई ब्लू दिखाई देता है क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है एक पर्टिकुलर लाइट की, लाइट स्कैटर कर जा रही है, लाइट की वेवलेंथ जो है वो स्कैटर कर रही है। वैसे ही
मून जो है वो रेड क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज ऑफ रेलिक स्कैटरिंग। अब थोड़ा डेप्थ में आते हैं। ब्लड मून, मतलब साफ है कि मून का कलर जो है वो रेडिश ग्लो हो रहा है। मून का कलर रेडिश ग्लो हो रहा है। इस समय हमें क्या देखने को मिलता है कि धरती जो है सन और मून के बीच में आ जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, कब मून लाल होगा? जब धरती सूर्य और मून के, सूर्य और चंद्रमा के डायरेक्टली बीच में आ जाएगी, और ये पूरी तरह से डायरेक्ट सनलाइट को जो है वो ब्लॉक कर देती है। तो सनलाइट जो है वो डायरेक्टली कहां पर नहीं पहुंच पा रहा? मून पे नहीं पहुंच पा रहा। और फिर धरती के आसपास का एटमॉस्फेयर सूर्य की तरफ से आने वाली लाइट को जो है वो बेंड कर देता है, और सबसे लंबी वेवलेंथ जो होती है वो रेड की होती है। इसलिए फिर वो लाइट जब मून मून यानी कि उस लाइट से जब वो लाइट मून पर पड़ेगी तो मून जो है वो चमकेगा। तो जब मून उस लाइट के थ्रू चमक रहा है तो वो कौन से कलर से चमकेगा? रेड कलर से, है ना। तो ब्लू वाली वेवलेंथ जो है वो फिल्टर आउट हो जाती है और रेड वाली लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करती है। तो इसलिए कॉपरी ग्लो मून पर या रेडिश ग्लो मून पर नजर आता है। समझ में आ गए? तो जो डेप्थ जो होता है कलर का वो वेरी करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के ऊपर भी, कि कितना गहरा कलर होगा, कितना हल्का होगा, वो डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन, एशेस, स्मोक, डस्ट, ये सब है क्या। तो क्लियर हो गई ये वाली कहानी आपको। अब आपसे कोई पूछेगा कि मून का कलर लाल क्यों दिखाई देता है, तो आप उसका आंसर दे दोगे, यस, एज सिंपल एज दैट। अब देखो यार, फुल मून, अलग अलग प्रकार के मून की अगर हम बात करें तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी में लिख लोगे आप। फुल मून तब होता है जब मून का पूरी तरह से एल्यूमिनेटेड साइड धरती की तरफ हो, यानी कि मून हमें दिखाई जब दे रहा है पूरी तरह से तो उसको फुल मून बोलते हैं हम लोग, यस। पूर्णिमा की रात। तो सितंबर का कॉर्न मून नॉर्थ अमेरिका में मेज हार्वेस्ट के साथ एसोसिएटेड है, पता है आपको? जब मेज, मक्के की फसल जब आती है, कॉर्न मून क्यों बोल रहे हैं इसको? मतलब इस इवेंट को हमने कॉर्न मून क्यों बोला? क्योंकि ये घटना जो आई है वो उस समय पर आई है जिस समय हम लोग को नॉर्थ अमेरिका में कॉर्न क्रॉप की, यानी कि मक्के की जो है वो देखने को मिल रही है, हार्वेस्टिंग देखने को मिल रही है। लिख लो कॉर्न मून क्यों कह रहे हैं इसको। ये मून का एक टाइप है कॉर्न मून। इस साल 2025 में कॉर्न मून जो है वो ब्लड मून के साथ जो है वो कोरिलेट कर गया। हार्वेस्ट मून सितंबर इक्विनॉक्स के आसपास जो है वो आता है, लेकिन 2025 में ये अक्टूबर में होगा। एक मून का नाम है हार्वेस्ट मून, और ये इक्विनॉक्स के समय आता है, ठीक है, ये चीज भी लिख लो आप। तो कॉर्न मून किससे रिलेटेड? नॉर्थ अमेरिका में कॉर्न का हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, उससे रिलेटेड कॉर्न मून नाम दे दिया। ब्लड मून मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, फुल मून के बारे में आप जानते हैं। ब्लड मून मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हार्वेस्ट मून जो है वो इक्विनॉक्स के समय पर होता है ना, सितंबर में, बट इस साल अक्टूबर में होगा। 2025 के फुल मून के कुछ स्पेशल फीचर्स क्या थे? ये बेसिकली एक्लिप्स यूरोप, एशिया, अफ्रीका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा क्लियरली देखने को मिला। नॉर्थ अमेरिका के ज्यादातर क्षेत्र जो है वो मिस हो गए। ये लूनार एक्लिप्स कई घंटों तक चलता रहा। ऑब्जर्वर्स को ग्रेजुअल डार्कनिंग और रेडनिंग क्लियरली जो है वो दिखाई दी, कि धीरे धीरे करके लाइट हो रहा है फिर डार्क हो रहा है, ये क्लियर विजिबल था, ठीक है। अब इस तरह के जो एक्लिप्स होते हैं ना, इससे हम धरती के एटमॉस्फेयर के बारे में और भी वैल्यूएबल डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। अगर ज्यादा डस्ट, वॉल्केनिक ऐश या पॉल्यूशन हो तो कलर इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। कल्चरल लेवल पर कई सारी सोसाइटीज में इसे ओमेंस या स्पिरिचुअल साइन भी माना जाता है। स्पिरिचुअल लेवल पर ये कहा है, पितृपक्ष जो है वो शुरू हो रहा है ना, तो उस समय ये चीज हुई है, ये घटना, तो उसको उससे भी रिलेट किया जाता है कि हमारे पूर्वज जो है वो अब एंटर हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है आप देखोगे तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, पितृपक्ष का टाइम पीरियड, तो इस समय कहा जाता है कि ये सब जो एनर्जीज जो होती है हमारे आसपास काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। और आज के टाइम में भी ये पब्लिक एंगेजमेंट और एस्ट्रोनॉमी आउटरीच के लिए काफी पॉपुलर भी है। तो इंडिया इस इवेंट के लिए बेस्ट पॉइंट था। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, एस्ट्रोनॉमर्स, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक व्यूइंग सेशन ऑर्गेनाइज इस दिन किया था उन लोगों ने। एक पब्लिक व्यूइंग सेशन ऑर्गेनाइज हुआ कि पब्लिक देखे।
तो ये लोगों में एस्ट्रोनॉमी के प्रति नया इंटरेस्ट जगाने का एक अच्छा मौका रहा था। बस ब्लू ब्लड मून की डेफिनेशन थोड़ी ध्यान में रखना, रेलिक या रेले स्कैटरिंग किसको कहते हैं वो थोड़ा ध्यान में रखना, कॉर्न मून और हार्वेस्ट मून में क्या डिफरेंस है, कॉर्न मून कहाँ का है भाई कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, और हार्वेस्ट मून कब होता है, ये दोनों चीज बता दी ना मैंने, आप कमेंट बॉक्स बताओ जरा मुझे। ठीक है, बस दैट्स इट गाइस, यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब बात करेंगे ड्रग रेगुलेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया को दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, पता है आपको, लिख लो, इंडिया को दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहा जाता है। लेकिन अब चैलेंज ये है कि हमें जेनरिक से आगे बढ़कर इनोवेशन डिस्कवरी पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी तक जेनरिक मेडिसिन ही बेच रहे हैं, बट अब हम इनोवेशन की तरफ जाएं, रिसर्च की तरफ जाएं और न्यू ब्रांडेड मेडिसिन के मार्केट को कैप्चर करें। आइए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले मैं आपको जो है वो दे देता हूं। पिछले कुछ सालों में गाइस इंडिया ने ड्रग अप्रूवल सिस्टम में काफी चेंजेस लाए हैं। इसमें जैसे न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 हम लेकर आए। यस, जैसे कि आप देखोगे हमने काफी सारे नियम जो है वो चेंज किए हैं। ग्लोबल रिलायंस पाथवे 2023 हम लोग को देखने को मिला। फिर एक और भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं 2024-25 के प्रपोजल्स रखे गए कि हम और एक्सपेरिमेंट करें। मतलब कुल मिलाकर ड्रग्स रेगुलेशन, दवाइयों के रेगुलेशन के लिए, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को जो है वो एक बड़ा मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक हब बनाने के ऊपर हमने टारगेट किया कि अब तो हम है ही जेनरिक मेडिसिन के लिए, बट अब हम इनोवेशन की तरफ आगे जा रहे हैं। आपको याद हो हम आज की डेट में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को इंडिया में बनाने के लिए टारगेट कर रहे हैं कि जिससे कि इसको हम इंपोर्ट ना करवाएं। यस, तो ये सब सुधार का मेन ऑब्जेक्टिव है कि पेशेंट्स को एडवांस थेरेपीज तक फास्टर एक्सेस देना और रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करना। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे इस सुधार के, कि सबसे पहली चीज तो लोगों तक मेडिसिन का एक्सेस जो है वो जल्दी मिले। यस, रिसर्च और इनोवेशन बूस्ट हो, इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, फॉरेन मार्केट में हमारी दवाइयां जो है वो एंटर कर पाए, उस प्रकार के स्टैंडर्ड्स हम जो है वो फॉलो करें। ड्रग अप्रूवल में रेगुलेटरी डिलेज, जो कामकाज के कारण ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो जाता है ना, तो उसको हम जो है वो कम करें, राइट। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए क्लियरेंस प्रोसीजर जो है वो बेहतर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह के लिए क्लियरेंस जो है वो नहीं मिल पाता, ब्यूरोक्रेटिक बर्डल या हर्डल जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखो ये जो एनडीसीटी रूल्स जो हम लोग को देखने को मिले थे, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको पता है कि ऑर्फन ड्रग्स के लिए प्रोविजंस हैं इसमें। मतलब जो न्यू ड्रग्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, नई नई जो दवाइयां जो लॉन्च की जाती हैं, तो उसके लिए पूरे रूल्स रेगुलेशंस है, प्रॉपर टाइमलाइन है कि कब कब ट्रायल करना है, कितना करना है, कितना टाइम वेट करना है, कितने लोगों में ट्रायल करना है, तब जाकर मार्केट में इस दवाई को रिलीज करना है। ग्लोबल रिलायंस पाथवे की बात करें, अगर यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में कोई ड्रग अप्रूव्ड है, तो इंडिया में लोकल ट्रायल्स के बिना भी अप्रूवल पॉसिबल है। ये कहता है, ये लिख लेना ये वाला पॉइंट, कि अगर इन कंट्रीज के अंदर किसी दवाई को अप्रूव कर दिया है तो इंडिया के अंदर उसका ट्रायल करने की जरूरत नहीं, इंडिया में ऑटोमेटिकली अप्रूवल हो जाएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी दवाइयां मार्केट में रिलीज हो, पेशेंट्स तक पहुंचे। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के लिए लोकल ट्रायल एग्जेम्पशन को ब्रॉड करने का प्रपोजल रखा गया। जैसे कोविड 19 के समय पर ट्रायल्स पर ज्यादा ध्यान मत दो, लोकल ट्रायल्स पर फटाफट लोगों को ट्रीटमेंट पहुंचाओ, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, मरना तो वैसे ही है, तो इससे अच्छा है कि जो रिसर्च सामने आई है उसको एक बार ट्राई कर लो, है ना। तो वो वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर इंपैक्ट यही है इन सब रिफॉर्म्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है, पेशेंट्स को इनोवेटिव थेरेपीज जल्दी जो है वो मिल रही हैं। आज की डेट में देखिए रिसर्च और इनोवेशन बूस्ट हो रहा है, क्लियर अप्रूवल्स की वजह से कंपनीज नए मॉलिक्यूल्स और बायोटेक रिसर्च में इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया की फार्मा वैल्यू चेन मजबूत हो रही है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हो रही है।
बट यस, इतनी चीजें आसान नहीं होती, चैलेंजेस भी होते हैं। पेपर वर्क, हैवी प्रोसेस अभी भी प्रॉब्लम है, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम काफी वीक है। जेनरिक्स में हम स्ट्रांग है लेकिन इनोवेशन में काफी पीछे हैं। इंस्टीट्यूशनल गैप्स है, रेगुलेटरी कैपेसिटी और एडवांस टेस्टिंग के लिए हमारे पास लेबोरेटरीज नहीं है। ये भी एक बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। सेफ्टी का भी एक सबसे बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। जीन थेरेपी और इम्यून थेरेपी के लॉन्ग टर्म रिस्क भी हो सकते हैं। लोकल ट्रायल्स स्किप करने से पेशेंट सेफ्टी लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट हो सकती है। तो हम कंपेयर करें, पता है आपको यूएसए और यूरोपियन यूनियन में स्ट्रिक्टली फेज 1 से फेज 4 ट्रायल होता है, प्लस मॉनिटरिंग की जाती है किनको दवाई दी, उनके साथ क्या, उनकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्टली किया जाता है यूएसए और यूरोपियन यूनियन में। जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कंडीशनल अप्रूवल अलाउड है लेकिन फॉलोअप स्टडीज मैंडेटरी है, कि चलो इमरजेंसी हुई तो आप जो है वो दवाइयों को पहुंचा सकते हो लोगों तक, बट जिनको दवाइयां लगी उनको बिल्कुल प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है। इंडिया ग्लोबल अप्रूवल पर ज्यादा रिलाय कर रहा है लेकिन स्पीडी और सेफ्टी के बीच बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, हम अपने सीडीएस सीओ को जो है वो मजबूत बनाए, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और रीजनल एडवांस टेस्टिंग लैब्स डेवलप करें। अर्जेंट थेरेपीज को फास्ट ट्रैक करें लेकिन हाई रिस्क ड्रग्स के लिए लोकल ब्रिजिंग ट्रायल्स कंपलसरी होना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नेशन वाइड मॉनिटरिंग सेंटर्स हमें हेल्प करेंगे चीजों को फास्ट करने में। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम में पैसा लगाकर उसको प्रमोट कर सकेंगे। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के थ्रू सरकार कर ही रही है, आप जानते ही हैं। ग्लोबल फार्मा कंपनीज और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेड ट्रायल्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडिया को लेने की आवश्यकता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस, जिसकी आपको एक बस जनरल जानकारी जो है वो होनी चाहिए कि इंडिया आज की डेट में रिसर्च एंड इनोवेशन की तरफ जो है वो आगे बढ़ने की प्लानिंग जो है वो बहुत जोरों शोरों से कर रही है। नेक्स्ट, अब बड़ा ही स्ट्रेटेजिक टॉपिक है। आज के टाइम में इंडिया और यूएस राइवलरी बढ़ती जा रही है और ग्लोबली आप देखें तो कंट्रीज है वो आपस में बढ़ती जा रही है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। इन सब के बीच इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक सेंट्रल पिलर बन गया है फॉरेन पॉलिसी का। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लिख लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में यूज कर सकते हो आप। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, देखो क्या हो रहा है कि हम लोग जो है अगर हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो ऐतिहासिक तौर पर जो है वो हम लोग ने एक्सप्लॉइटेशन झेला ब्रिटिशर्स का। फिर जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे पास दो सुपर पावर्स सामने नजर आई थी, यूएसए और यूएसएसआर। उस दौरान हमने बोला कि नहीं भाई, हमें लोगों के चक्कर में पड़ना नहीं, हमें न्यूट्रल रहना है। तो पहले जो हमारी पॉलिसी थी वो न्यूट्रल रहने की थी। अब हम बड़े हो गए, अब जो हमारी पॉलिसी है वो न्यूट्रल रहने से शिफ्ट होकर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है, कि हम यूएसए से भी बात करेंगे, हम रशिया से भी बात करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया से भी बात करेंगे, हम सबसे बात करेंगे, बट तब जब हमें जरूरत हो। हम अपनी चीजों को देखेंगे, दूसरों के चक्कर में अपनी बर्बादी नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सिंपल शब्दों में समझे आप। इंडिया एक ऐसा बैलेंस की तरफ बढ़ रहा है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और इंडिपेंडेंस मेंटेन रखेगा। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि एक कोई भी कंट्री की एबिलिटी की वो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सके, कि हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर निर्भर नहीं होंगे भाई। हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारा डिफेंस की जो प्लानिंग होगी, जो डिसीजन होगा, वो हम खुद ही लेंगे भाई, इंडिपेंडेंटली लेंगे, हम दूसरों के बोलने पे नहीं आएंगे। तो ये आइसोलेशनिज्म नहीं है, आइसोलेशनिज्म मतलब आइसोलेट नहीं हो रहे हम लोग, बल्कि मल्टी एंगेजमेंट का प्रिंसिपल है कि हम सभी के साथ एंगेजमेंट करेंगे, सभी के साथ बातचीत करेंगे, बट हम अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे। दोस्त ने बुलाया कि चला घूमने चलें तो जाएंगे, बट तब जब हमारे टास्क, हमारे टारगेट्स पूरे हो जाएं, वरना नहीं जाएंगे। यस, किसी ने बोला चला यार एक राउंड मार के जो है आते हैं, कॉफी पी के आते हैं, मन बोलेगा कि चले यार कॉफी पी ले और आगे पढ़ लेना, बट नहीं, पहले जो टारगेट सेट किया है कि ये पढ़ना है, तो पहले वो टारगेट सेट होगा, उसके बाद कहीं जाएंगे। किसी दोस्त का फोन आया, फोन नहीं उठाएंगे, किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस नहीं लेंगे,
इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। समझे आप कि इंडिया जो है उसको यूएसए इंडिया को बोलता है कि रशिया से सामान मत खरीदो, हम खरीदेंगे S-400। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है। यूएसए हमें चाहे धमकी क्यों ना दे दे कि सैंक्शन लगा देंगे, उसके बावजूद ईरान से हम लोग पेट्रोल खरीदेंगे क्योंकि वो हमें सस्ते में पड़ रहा है। तो हम अपनी चीज देखें ना यार, दोस्ती यारी के चक्कर में अपना नुकसान थोड़ा ना करवाएंगे हम। भाई आपका दोस्त है, दुकानदार है, वो आपको महंगे में चीज दे रहा है ये बोल के कि उसको महंगे में पड़ रही है, उसका नुकसान होता है। उसके पास दूसरा जो डीलर है वो बल्क में खरीदने की कैपेसिटी है उसकी, तो उसका रोना वो जाने ना भाई। आपको तो अगर सेम चीज अगर दूसरी जगह से सस्ते मिल रही है तो दूसरी जगह से लो ना यार। क्लियर है? दोस्त है इसका मतलब थोड़ा ना कि आप अपना नुकसान कराओगे। हाँ, पहली बार दुकान में मिलने गए तो एज अ ग्रीड के तौर पर ले लिया, दूसरी बार में मत लेना। दोस्त से तो पहली बार ले लिया भाई, चल ठीक है तेरी दुकान में पहली बार आया ला दे दे, बट अगली बार से नहीं। है ना? तो ये यही तो कॉमन मैन में यही गलतियां होती। कॉमन मैन व्यवहार ज्यादा बना लेता है, बट व्यवहार जो होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। इससे दुश्मनी कभी नहीं होती। कभी तो आपके दोस्त को बोलोगे तो आप बोल सकते हो अपने दोस्त को कि नहीं यार वो सस्ता देता है, तू भी कुछ जुगाड़ कर सस्ता करने की, तो उससे ही लूंगा। फिर अब कॉमन मैन में क्या होता है, मुंह बना लेते हैं, अच्छा साला यही दोस्ती दिखा रहा है। दिखाएंगे ना भाई, तुम्हारी दोस्ती के चक्कर में थोड़ा ना अपना नुकसान करेंगे। दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस प्रोफेशन मेरी जेब मेरी जगह। जो चीज मेरे सर में नहीं आ रही वो इट्स ओके, मैं कड़ा बोलूंगा बट सही बोलूंगा। ठीक है, अब आते हैं कॉलोनियल लेगेसी। फॉरेन डोमिनेशन ने एक डिटर्मिनेशन क्रिएट किया था कि इंडिया कभी भी अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये हिस्टोरिकल रूट्स थे हमारे कि चाहे कुछ भी हो जाएगा हम दूसरे को अपनी लगाम, अपना रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देंगे। आज की डेट में किसी दोस्त ने बोल दिया, गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि चलो आओ यार मन नहीं लग रहा मेरा, कहीं पे चलो घूम के आते हैं, उसको बोलो यस चलेंगे घूमने सैटरडे संडे, या जब मेरा टास्क फिनिश होगा तब चलेंगे। वो वहां से रिप्लाई आ रहा है नहीं नहीं आज ही चलो, नहीं आएंगे। समझ में आ रही है तो आए, नहीं आ रही है तो गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ। जो मुझे नहीं समझता, जो मेरे करियर को इंपॉर्टेंस नहीं देता, मेरी लाइफ में उसके लिए कोई जगह नहीं। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने इंटरेस्ट को पूरा करो। इसमें आपको लोग सेल्फिश बोले तो हो जाए भाई, मान लो, क्योंकि आपको अपना करियर बनाना है। जिस दिन आईएएस आईपीएस बन जाओगे उस दिन पूरा 100% टाइम दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे नहीं दे पाओगे उस समय तक तो आप इतना सीख चुके होगे कि आपको पता है कि भाई नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है। ये सब फालतू कॉमन मैन की चीजें होती है, टाइम देना, फालतू टाइम वेस्ट करना, कहीं बैठे हुए हैं रिलैक्स कर रहे हैं। बैठ कर रिलैक्स करना तो 5 स्टार में रिलैक्स होना चाहिए, वो भी मीटिंग के लिए, कि मीटिंग होने वाली है थोड़ी देर जाओ आराम कर लिया। अपने आप को चेंज करो, ऑफिसर लाइक थिंकिंग सेट करो। नेक्स्ट, फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स थे हमारे, सॉवरेनिटी, डिग्निटी, सेल्फ रिलायंस, की आत्मनिर्भर बनना है हमें, सॉवरेन बनना है। ये हमारे आइडियल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद। नॉन अलाइन मूवमेंट हमने बनाया। कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया ने ब्लॉक पॉलिटिक्स अवॉइड करके ऑटोनॉमी इंस्टीट्यूशनलाइज की कि नहीं भाई ना रहेंगे यूएसए के साथ ना यूएसएसआर, दोनों भाड़ में जाओ, हम तो चुप रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। 1991 के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद सभी पावर्स एक साथ प्रेगमेटिक एंगेजमेंट किया, सभी के साथ हमने बातचीत करी, बट फिर भी ऑटोनॉमी मेंटेन करी, अपना नुकसान नहीं करवाया। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्यों हो रही है? तो चाइना और पाकिस्तान न्यूक्लियर राइवल्स होने के कारण इंडिपेंडेंट ऑप्शन मेंटेन करना जरूरी है। तो भाई हमें इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है आज की डेट में। हम अपनी चीज नहीं सोचेंगे, दूसरे की सोचते रहेंगे तो बस कबाड़ा हो जाएगा हमारा। डिफेंस इंपोर्ट्स और एनर्जी डिपेंडेंस की वजह से डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप जरूरी है। अब एक ही बंदे से, एक ही दुकान से जाके अगर अपने दोस्त से हम सामान खरीदेंगे, दूसरों की तरफ देखेंगे नहीं, दूसरों से रिलेशन खराब कर देंगे, तो जिस दिन आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया आप अकेले पड़ जाओगे, कोई नहीं बचेगा मदद करने के लिए। यही लोग, कॉमन मैन यही गलती करता है, एक ही के ऊपर पूरी अपनी चीजें लगा देता है कि तुम ही हो जो हो। दैट इज गुड, लॉयल्टी इज गुड, बट ब्लाइंड लॉयल्टी इज ऑलवेज बैड। एंड सेकेंडली मेंटेन योर रिलेशंस विद एवरीवन। कि कोई एक छोड़ेगा आपको तो आपके पास और लोग होने चाहिए। और पहली चीज तो कोई छोड़े या पकड़े उससे आपको मतलब ही नहीं रखना है, जिसको जाना है पहली फुर्सत में निकल करो। और आपकी लाइफ में ना किसी के लिए जगह है
और ना आपके डोर्स ओपन है ना क्लोज है। मेरा तो कहना सिर्फ सिंपल सा है कि आप सिर्फ अपने माता पिता के हो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी सब पूरी दुनिया इंटरेस्ट की होती है। जो आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं ना कि जिंदगी भर तक साथ रहेंगे चाहे कुछ हो जाए, जैसी भी कंडीशन हो जाए, जिस दिन इकोनॉमिकली फेल हो गए या जिस दिन मेंटली फेल हो गए, होता है कई बार इंसान जो है वो डिप्रेस होता है। कई बार इंसान को कुछ चीजें समझ में नहीं आती और आउट ऑफ द वे जा चले जाता है, कुछ चीजें हरकतें कर देते हैं, सब छोड़ देंगे उस दिन एक एक करके। जब तक बेटा हाथ में पावर है, जेब में पैसा है, तब तक दुनिया रखेगी आपको अपने साथ, वरना नहीं रखेगी। ये चीज अगर दिमाग में प्रॉपरली बिठा लोगे ना तो गेम जीत जाओगे। और अगर नहीं बिठा पाओगे तो दुनिया आपको सिखा देगी। ये दुनिया बहुत अच्छी चीज है भाई, ये सबको सिखाती है, आपको भी सिखा देगी। बट समझदार व्यक्ति वो होता है जो किसी की सुनकर वो गलती ना करे। तो फोकस ऑन योर पावर, फोकस ऑन योर माइंडसेट। कभी किसी को मत बोलना कि तुम मेरे सब कुछ हो। जिसको इंपॉर्टेंस दे दोगे वो सबसे पहली फुर्सत में तुम्हारी लाइफ से निकलेगा। याद रखना, इंपॉर्टेंस किसी को नहीं देनी है। सिर्फ पेरेंट्स, पेरेंट्स से बोला वो पत्थर की लकीर, चाहे फिर वो गलत ही क्यों ना हो। फिर बोल दिया तो बोल दिया भाई, ठीक है। इंडिया को रिकॉग्नाइजेशन चाहिए भाई। हमें हमें ये नहीं चाहिए कि हम दुनिया के सामने हमारा नाम इस तरीके का हो जैसे पाकिस्तान का है, कि चाइना जैसा बोलता है पाकिस्तान वैसे ही करता है। हमें ये नहीं चाहिए भाई। हम चाटने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम पैदा हुए हैं पावर में आने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब बनोगे, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, ये सब पोस्ट जब आपकी रहेगी ना, डिप्टी कलेक्टर, जलवा रहेगा भाई। लोग आपको हंसाने के लिए जोकर बन जाएंगे, आपके परिवार को एंटरटेन करेंगे कि जिससे कि आपकी नजर उनकी तरफ पड़े। तो वैसा बनना है। ऐसे थोड़ी ना कि आप दूसरों को एंटरटेन कर रहे हो, दूसरे के बच्चे को खिला रहे हो ये सोच के कि आपको फायदा मिले। आपके बच्चे को कोई दूसरा खिलाना चाहिए, ऐसे बनो। उसके लिए चाहिए सिर्फ माइंडसेट। साइबर वॉर, पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, एआई बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीजें जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके कारण बहुत जरूरी हो गया कि सब मिलकर जो है वो ऑपरेट करें, कॉपरेशन के साथ जो है वो करें। यही तो होता है, इसलिए तो हम ग्लोबल फोरम्स में पहले डिस्कशन नहीं होता था साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट, टेररिज्म, ये सब चीजों के बारे में। ये इंडिविजुअल मुद्दे थे कि भाई तुम्हारा अपना अपना मुद्दा अपने अपने सॉल्व करो, बट आज की डेट में ये ग्लोबल मुद्दा बन गया है। ट्रेड, दो कंट्रीज आपस में ट्रेड वॉर करती हैं, पूरे दुनिया को नुकसान पहुंचता है, पूरे दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। कहीं पर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी, सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कम ऑन, यस, होता है कि नहीं होता है सर? तो आपस में सब चीजें कनेक्ट हो गई। तो अब जो सिनेरियो है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, वो चेंज हो गया है। समझे? तो ग्लोबल साउथ और डेवलप कंट्रीज के बीच में मीडिएशन का काम करते हैं हम लोग। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लीन एनर्जी में कोलैबोरेशन करना, इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम करके अपनी फोकस उस पे आत्मनिर्भरता पे लेकर जाना, ये चीज तो हम कर ही रहे हैं ना। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा, सिविलाइजेशनल वैल्यूज के थ्रू सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस हम लोग करते हैं। सॉफ्ट पावर के बारे में कितने आर्टिकल्स आ चुके हैं। ग्लोबल साउथ के वॉइस है भैया हम, कितनी बार बता चुका हूं मैं आपको। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया का रोल और भी बढ़ गया। बट यस, चैलेंजेस भी हैं। ऑयल, डिफेंस इंपोर्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी हमें पीछे कर रही है, इस पर हमें काम करना जरूरी है। 2020 चाइना के साथ इश्यूज, गलवान क्लैश याद आ रहा है? $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड का नुकसान चाइना के साथ, ये भी हमें कहीं ना कहीं पीछे कर देता है। इसलिए तो हम लोग आज की डेट में आत्मनिर्भरता पर ज्यादा फोर्सफुली फोकस कर रहे हैं। ठीक है, यूएस लेड क्वाड और रशिया और चाइना लेड ब्रिक्स, शंघाई कॉपरेशन की कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स होती है। एक ग्रुप के साथ हम बैठते हैं तो अलग बातें होती हैं, दूसरे ग्रुप के साथ बैठते हैं तो दूसरी टाइप की बात होती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसको बैलेंस करना भी हमारा काम है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, ये भी इश्यूज हैं। कई बार देखने को मिलता है ना कि पॉलिसीज जो है वो
बायस पॉलिसी कई बार जो है वो बन जाती है, किसी के फेवर में है किसी के नहीं है, तो दीज आर ऑल्सो सम इशूज जिस पर काम करना जरूरी है। सेमीकंडक्टर, साइबर रिलायंस, एडवांस्ड स्पेस टेक में कमी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो बस कुछ नहीं है, सप्लाई चेन को हम लोग जो है वो बेटर करें, आत्मनिर्भरता पर फोकस करें, बैलेंस बनाने पर फोकस करें कंट्रीज के बीच में। और मेन चीज है कि अपने इंटरेस्ट पर हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो बहुत बेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में रहें, कि जो काम की चीज है उस पर जो है फोकस करें। बस दैट्स इट। ठीक है भाई, तो ये वाला टॉपिक था, होपफुली आपको चीजें समझ में जो है वो आई होंगी, क्लैरिटी जो है वो मिली होगी। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्फिडेंस वोट इन फ्रांस। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बजट प्रपोजल, अच्छा ये तो उसकी बात हो रही है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर के आगे ऑनरेबल लगी जाता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वी रिस्पेक्ट आवर पोस्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, ठीक है, तो अवॉइड ऑनरेबल, राइट, क्योंकि सिर्फ इज्जत हम अपने घर की करते हैं भाई, बाहर की नहीं। बाहर की भी करते हैं बट वैसी वाली नहीं जैसी अपने घर की जाती है ना। पड़ोसी अपने घर के परिवार वालों के पैर छू लेंगे भाई, पड़ोसी वालों के थोड़ा ना, हर किसी के थोड़ा ना छूते रहेंगे। द गेम इज दिस ओनली। तो ये सब छोटी छोटी सीख होती हैं जो सीखो, पर्सनालिटी में उतारो, और वही चीज पर्सनालिटी आपके मेंस में दिखाई देगी जब आंसर लिखोगे, या फिर जब पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में जाओगे, तब आएगा मजा। तो बात करेंगे कॉन्फिडेंस वोट इन फ्रांस के बारे में। ये रिसेंट न्यूज में था, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली में अर्ली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल किया, अर्ली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करी। नो कॉन्फिडेंस मोशन होना है ना, बस वही है ये। तो प्राइम मिनिस्टर का बजट प्रपोजल जो ऑस्टेरिटी और फिस्कल टाइटनिंग पर बेस था, वो काफी अनपॉपुलर था। पहली चीज तो ये हम लोग को देखने को मिली। अपोजिशन पार्टीज ने अनाउंस किया कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ वोट करेंगे। देखो ये लिखा हुआ है, फ्रांस प्रधानमंत्री ने क्या किया, संसद में विश्वास मत का आह्वान किया, और वर्तमान में यह राष्ट्रीय सभा में प्रस्तावित है, जिससे मध्य मार्गी सरकार गिर सकती है। तो ऑब्वियस ही बात है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आप जानते ही हो, कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, वो पास जो है वो नहीं हुआ, तो सरकार गिर जाती है। और या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर जाती है, नहीं हटाओ उस सरकार को। यस, कॉन्फिडेंस मतलब कि भाई इस सरकार पर जो उसके जो एमपीज हैं, सपोर्टर्स हैं, वो उसी के साथ हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, और अगर पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये इंटरनेशनल वाला मुद्दा था, ये उतना कुछ खास काम का भी नहीं है। इस प्रकार की चीज फ्रांस में चल रही है, बस ये आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते फाइनेंशियल मार्केट्स भी रिएक्ट करने लगे। फ्रांस के बॉन्ड यील्ड जो है ग्रीस से भी ज्यादा हो गए भैया। फ्रांस बॉन्ड की जो प्रॉफिट्स है वो ग्रीस से भी ज्यादा हो गए बॉन्ड्स के, और बैंक्स के शेयर गिर गए, क्योंकि इंस्टेबिलिटी एक प्रकार की जो है वो हो गई है। तो ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेशन है इसका, बट मैं ज्यादा फोकस जो है वो नहीं करता हूँ कंट्रीज की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर भी सुन लो, तो फ्रांस का सिस्टम गाइस एक हाइब्रिड सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री दोनों का मिक्स है। ये फैक्ट जिनको नहीं पता ये लिख लेना, ये पॉलिटी में पढ़ाया जाता है। फ्रेंच सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन उसको नेशनल असेंबली का कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है। समझ रहे हो आप? तो हाइब्रिड सिस्टम है, ये लिख लो, लिखना चाहो तो, जिसके अंदर प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री मॉडल्स दोनों होते हैं फ्रांस में। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जहां पर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रेसिडेंट होते हैं जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, डायरेक्टली 5 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। लिख लेना भैया ये। फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना, रेफरेंडम्स, जो शॉर्ट टर्म बिल्स वगैरह जो होते हैं,
तो वो सब जो है ये लेकर आता है। प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो नेशनल असेंबली के अंदर जिनके पास कॉन्फिडेंस रहता है। प्रेसिडेंट की पावर्स, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रिसाइड करना। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रिसाइड करते हैं ना। नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं प्रेसिडेंट वहां पर। फ्रांस में, फ्रांस के प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर है। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, डायरेक्ट डोमेस्टिक पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन पर इनका डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। नेशनल असेंबली के लिए अकाउंटेबल होते हैं, यानी कि असेंबली ने अगर कॉन्फिडेंस शो नहीं किया तो ये इनकी सरकार हार जाएगी, या इनको असेंबली में निकाला भी जा सकता है इस पद से, सेंसर मोशन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है। फ्रांस का पार्लियामेंट कैसा है? बाई कैमरल स्ट्रक्चर का, जिसमें दो हाउसेज होते हैं, एक होती है नेशनल असेंबली और दूसरा होता है सेनेट। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है वैसे यहाँ पे नेशनल असेंबली और सेनेट। नेशनल असेंबली के अंदर लेजिस्लेटिव मैटर्स ज्यादा हमें देखने को मिलता है, कानून बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर होता है ये, और सरकार यहीं पे बैठती है इनकी नेशनल असेंबली में। ठीक है। और जब प्रेसिडेंट और असेंबली मेजोरिटी अलग अलग पॉलिटिकल कैंप्स से होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट अलग पॉलिटिकल पार्टी से है, प्राइम मिनिस्टर अलग पॉलिटिकल पार्टी से है, तो प्रेसिडेंट फॉरेन अफेयर्स मैनेज करते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो डोमेस्टिक पॉलिसीज बनाते हैं। ये फैक्ट भी लिख लेना कि प्रेसिडेंट जो है वो फॉरेन अफेयर्स देखेंगे और प्राइम मिनिस्टर जो है वो डोमेस्टिक पॉलिसीज बनाएंगे। ठीक है, बस यही, और कुछ नहीं है इसके अंदर। प्राइम मिनिस्टर का प्लान था कि बजट डेफिसिट 2014 के 5.8% ऑफ जीडीपी से 2026 तक 4.6% और 29 तक 2.8% हो गया। इसके लिए 43.8 बिलियन पाउंड्स की सेविंग्स, यूरोस की जो है वो सेविंग रखी गई थी, मोस्टली स्पेंडिंग कट से, यानी कि पब्लिक सेक्टर हायरिंग कट कर दिया, पेंशन इंडेक्सेशन को सस्पेंड कर दिया, पब्लिक हॉलीडेज हटा दी। तो पब्लिक तो गुस्सा होगी ना भाई, तुम पब्लिक की ये रिलीफ वाली चीज, यानी कि आपसे बोल दिया जाए कि अब आपको सातों के सातों दिन जो है वो काम करना है, कोई छुट्टी नहीं है, तो गुस्सा नहीं आएगी? तो वही वाली चीज, पब्लिक भड़क गई है। हाई इनकम अर्नर्स के लिए हाई टैक्स भी प्रपोज कर दिए थे इन्होंने, तो इन्होंने बोला कि हटाओ, प्राइम मिनिस्टर को निकालो यहां से। फिर अपोजिशन के पास 577 में से 320 से ज्यादा सीटें हैं, मतलब गवर्नमेंट के बचने के चांसेस जो है वो काफी कम है भैया। अब देखो फ्रांस के अंदर क्या स्थिति होती है। फ्रांस के 10 ईयर्स के बॉन्ड में 3.5% तक प्रॉफिट बढ़ गया है, जो ग्रीस से ज्यादा है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी बढ़ गई ना। अब उनको जो है वो फंडिंग चाहिए, और जिसके लिए वो बॉन्ड जो है वो जारी करवा रहे हैं कि पैसा जो है वो उनके पास जो है वो आए, सपोर्ट जो है वो उनको मिले। स्टॉक प्राइसेस गिर गए मेजर फ्रेंच बैंक्स के। फ्रांस का बोरोइंग प्रीमियम जर्मनी के कंपैरिजन में 1% पॉइंट जो है वो बढ़ गया। तो ये सब वो फ्रांस की पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो उसमें हमें इतना नहीं पढ़ना है। इंडिया वर्सेस फ्रांस जो है वो पूछा जा सकता है, इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या चीजें हैं। तो ऑब्वियसली पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के कॉन्फिडेंस का सामना जो है वो करती है। अगर हार गई है तो पूरी कैबिनेट रिजाइन करती है। प्रेसिडेंट या तो प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करते हैं या लोकसभा डिसॉल्व जो है वो करते हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं कि भाई सरकार नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे, या फिर लोकसभा डिसॉल्व करेंगे। फ्रांस के अंदर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सामना जो है वो करते हैं, प्रेसिडेंट नहीं। और अगर गवर्नमेंट हार जाए तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट रिजाइन कर देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 49(3) यूज करके बिल को कॉन्फिडेंस वोट के साथ टाई कर सकते हैं। ये बिल पास होगा तो माना जाएगा कि सरकार सही फैसला ले रही है, और नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी चीजें भी फ्रांस के अंदर होती है, तो उतना कुछ खास नहीं है, बस दैट्स इट। ग्रीन हाइड्रोजन, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं।
अब थोड़ा सा लंबा हो रहा है गाइस लेक्चर आज का, तो आज का टॉपिक ग्रीन हाइड्रोजन का और दूसरा फ्यूचर डिफेंस रोड मैप, ये दो टॉपिक्स मैं आपके कल कवर कराऊंगा, प्लस इससे जुड़े एमसीक्यूज भी। ठीक है, चलेगा? तो कल कंटिन्यू करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।